वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी साइड प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास से हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए इंटरपर्सनल स्किल के टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और इसमें आपको निरंतर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यह हम लोगों की सीरीज की पहली क्लास है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करना है। अब इसमें कौन सी समस्याएं आपके सामने आ सकती है? देखिए पहला समस्या है भय, दूसरा उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, और अंतिम है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो वहां पर भय एवं झूठी आशा ये एक समस्या बन के सामने आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? देखिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और जो वहां पे निर्णय लिया जाता है आप उससे सहमत नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है? देखिए मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। दूसरा विकल्प है निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। तीसरा है निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, और लास्ट में उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो देखिए इसका जो सही विकल्प बनेगा, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखेंगे उनके विचार हेतु, कि मतलब इस दृष्टिकोण पर आपको विचार करना चाहिए। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो ऐसी स्थिति में जो समस्या उत्पन्न होती है ये अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए यहां पर क्या प्रश्न दिया है, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। इसको आपको एक सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी चीज पर आपकी थिंकिंग आएगी, मतलब सबसे पहले आपके मन में विचार उत्पन्न होगा। तो इसका जो सही मतलब क्रम लगेगा ये 4 से शुरू होगा। तो सबसे पहले आप चौथे को अरेंज करेंगे। तो देखिए चौथे को अरेंज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 विकल्प में चौथा दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर या तो विकल्प सी बनेगा या तो विकल्प डी बनेगा। ए और बी ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए आपने थिंकिंग किया, थिंकिंग के बाद आप प्लान करोगे, मतलब जिस चीज पे आपने विचार किया उसका प्लान करोगे। प्लान करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे, है ना, राइटिंग होगी उसकी। और लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, लिखने के बाद देखिए आप उसको एक बार रिपीट करेंगे कि जो चीज मैंने लिखा है आप रिवाइज करेंगे ये सही है कि नहीं सही। तो यहाँ पर दूसरा आएगा। तो अगर आप इन विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए दिया क्या है, चलिए यहां पर समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि समाधान मिल जाएगा। देखिए एक समस्या है, आपको उसका आपके पास उसका समाधान करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज ऐसी है जिसका अगर आप फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सही समाधान मिल जाएगा। तो वो एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम को फॉलो करके आप सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गोरिदम, विकल्प सी, कलन विधि। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए इस स्थिति को कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण। तो ये ऐसी स्थिति जो होती है, ये प्रकार्यात्मक स्थिरता जब होती है तो यहां पर ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। देखिए 7 में ये डिस्कशन किया गया, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगते हैं। आप जैसे ही बस पर चढ़े, बस पे आपने एंट्री किया, अंदर गए, एक आदमी आप पे चिल्लाने लगता है, तो आप क्या करेंगे? आप भी उस पर वैसा ही चिल्लाएंगे। तो ये कोई सार्थक मतलब तात्पर्य नहीं निकलेगा इसका कि आप भी उस पर चिल्लाते हैं, है ना। तो ये इसका उत्तर नहीं बन सकता है। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, है ना, ये बाद की बात है। देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तीसरा, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। सबसे पहले आप कारण जानेंगे कि वो व्यक्ति आपके ऊपर चिल्ला क्यों रहा है, भाई ऐसा क्या हुआ है कि वो चिल्ला रहा है। तो चिल्लाने का कारण जानेंगे और मामले को शांत करने का प्रयास करेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला यहां पर दिए, आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। ठीक, आप दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचले गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? देखिए आप अपने माता जी के लिए दवा लेने के लिए निकले थे, आप कुछ दूर आगे गए, आपको दिखाई दिया कि एक तेज वाहन एक बच्चे को टक्कर मार देता है और वो चालक भागने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए
तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। आगे वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो उस समय जो सबसे प्रमुख आपका कर्तव्य होगा, आप तत्काल उस घायल बच्चे को कहां ले जाएंगे, पास के अस्पताल में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि देखिए, आपका एक अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, वो छुट्टी पर जाना चाहता है और आपको पता है कि अगर वो चला जाएगा तो आपका काम प्रभावित होगा। तो आप क्या कर सकेंगे उस स्थिति में, देखिए उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे, मतलब जो आपका सीनियर है उसके पास भेज देंगे, छुट्टी मंजूर कर दें, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें, उससे मिले छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प डी होगा, कि जो उसके छुट्टी का कारण है उसको समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे उससे और उसे मनाएंगे कि मतलब ये यहाँ उसकी आवश्यकता यहाँ पर कितनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निर्णयन की अगर बात करेंगे तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम करता है। जो डिसीजन होता है ये क्या करता है, कार्यवाही को निर्धारित करने का कार्य करता है, सही है, डिसीजन मेकिंग करता है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। देखिए डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन लिया, आपके पास कई विकल्प है, आपने उसमें से एक को चूज किया, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची, तो नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है, ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी है, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें निहित तर्क दोष है। देखिए यहां पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फैलेसी, कौन सा तर्क दोष निकल के आएगा। तो देखिए जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया और उसके आधार पे आप पूरी दुनिया को गलत मानने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए, इमेजिन करिए, ठीक, आप एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, अब उसके बाद क्या है कि आप उसके आधार पे ये निकाल रहे हैं कि सभी व्यक्ति धोखेबाज है, दुनिया में जितने लोग हैं सब धोखेबाज है। तो ये इलिसिट जनरलाइजेशन होगा। जैसे यहां पे देखिए, एक मनुष्य जो संपर्क में आया था वो स्वार्थी है ना, इसके बेसिस पर आपने क्या अनुमान लगा लिया कि दुनिया के जितने मनुष्य हैं सब स्वार्थी है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि एक मतलब ऐसे समझिए, जो बोला जाता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब देखिए एक बार आपके साथ धोखा हो गया, अब उसके आधार पे ना आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को धोखेबाज मान रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इलिसिट जनरलाइजेशन या अवैध सामान्यीकरण कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, मतलब वो बिस्तर पर सोए मर गए, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। देखिए यहां पर भी इलिसिट जनरलाइजेशन का तर्क दिखाई दे रहा है, बिस्तर पर सोए उनकी मृत्यु हो गई। अब आपने ये तर्क निकाल लिया कि हम बिस्तर पर सोएंगे ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, इलिसिट जनरलाइजेशन, मतलब अवैध सामान्यीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। देखिए किसी के बोलने के ढंग से आप प्रभावित हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, तो ऐसे दोस्त को कहते हैं अर्थांतर दोष। विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत नहीं करता। मतलब देखिए अगर शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता तो डॉक्टर उसे लेने की सलाह नहीं देता और प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो इसमें कौन सा दोष होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो दोष निकल के आएगा, देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने अगर सलाह मतलब प्रिस्क्राइब किया शराब के लिए, तो आप क्या मान रहे हैं कि अब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही नहीं। ये भी इलिसिट जनरलाइजेशन दिखाई दे रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अर्थांतर। ठीक, अर्थांतर दोष इसमें निकल के आएगा, इग्नोरेशियो इलेंकी। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया, प्रश्न संख्या 16। 13 एक संख्या है, जो 13 है 13 है, ये एक संख्या है। इसके बाद लिखा है 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 और 7 भी एक संख्या है। तो इसमें निहित जो तर्क दोष है, इस तर्क दोष को विग्रह तर्क दोष कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। मतलब विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। हेलमेट
शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतः हेलमेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसको कौन सा दोष कहेंगे? तो यहां पर होगा विग्रह दोष। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, मतलब जो युद्ध होता है इसका लक्ष्य होता है स्थायी शांति स्थापित करना, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले। तो इसका जो तर्क दोष होगा, इसका तर्क दोष होगा आत्माश्रय। विकल्प ए। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताई। तो देखिए साइमन द्वारा जो आयोजित था, इसमें जो था, इसमें अगर आप देखेंगे बुद्धिपूर्ण क्रिया ये था, मतलब यहाँ पे विषम को बताना है। अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तादात्म्यकरण क्रिया। विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 20वां प्रश्न। देखिए यहां पर दिया तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। आपके पास तथ्य सामग्री है और मानसिक संयोजन। देखिए कुछ यहाँ पे सामग्री है और कुछ आपने मानसिक संयोजन बैठा है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुमान लगाना। इसका सही उत्तर होगा इन्फेयरिंग। विकल्प बी। तो आज की क्लास की ये 20 प्रश्न रहे, हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। इसके बाद आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।